नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। यहाँ पे नोटिस आया है रॉयल्टी के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रॉयल्टी परचेज करते हैं तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस दिया है। हालांकि पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आई है ड्यू टू आरसीएम की वजह से। चलिए समझेंगे कि कब आरसीएम की वजह से अगर आप अनरजिस्टर्ड है और लिमिट क्रॉस नहीं भी हो रही तो भी आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और जीएसटी पे करना पड़ता है। डिटेल में समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो के अंदर मिलेगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये नोटिस दिया है और डिपार्टमेंट ने 18% टैक्स लगा दिया है। रॉयल्टी जो रिसीव हुई, टैक्सेबल टर्नओवर बता दी। टैक्सेबल टर्नओवर किसका है? रॉयल्टी का। तो बोल रहे हैं कि भाई जो रॉयल्टी आपने रिसीव करी है, ये इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, जो कि 1,94,234 की इन्होंने एप्लीकेबिलिटी करी है टैक्स की। इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी एप्लीकेबल होता है। 15% पेनल्टी और 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एनेक्शन में डिटेल्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस फॉर्म ने जो है, ये पर्सन जो है, इसने गवर्नमेंट से रॉयल्टी परचेज करी। ये रॉयल्टी परचेज करी है। जब आप परचेज करते हैं रॉयल्टी किसके लिए? माइनिंग के बिजनेस के लिए किया है इन्होंने। माइनिंग कौन सा? स्टोन जो होता है, स्टोन की माइनिंग करते हैं, तो उसकी रॉयल्टी परचेज करी। तो जब रॉयल्टी परचेज करते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? आरसीएम एप्लीकेबल होता है। कौन सा सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होता है? चलिए बताता हूँ। तो पहले सेक्शन नंबर 37 पढ़ते हैं। यहाँ देखो, सेक्शन नंबर 37 बोलता है कि आपको R1 फाइल करने की जरूरत है। सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है? R1 में क्या जाती है? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हर एक पर्सन जिसके ऊपर लायबिलिटी आई है जीएसटी की, उसको जीएसटी R1। अब सेक्शन नंबर 38 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 38 बोलता है कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करनी होगी। ये आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड सप्लाई। तो बेसिकली हम इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को फर्निश नहीं करते हैं, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जब सामने वाला पर्सन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करता है तो इनवर्ड सप्लाई ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होती है। जैसे जीएसटी या 2A में ऑटो पॉपुलेटेड होती है, या 2B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होती है। ठीक है। और यही सेम जो ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल है वो हमारी 3B में चली जाती है। सेक्शन 39 के अंदर हम अपनी इनवर्ड सप्लाई एंड अनवर्ड सप्लाई दोनों डिक्लेयर करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि R1 भी भरना है और 2A 2B में आपकी इनवर्ड सप्लाई आनी चाहिए और 3B भी फाइल करना है। यानी जब आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो ये सभी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी आपको, चाहे आपकी जीएसटी में लिमिट क्रॉस हो या ना हो। साथ ही साथ ये बोलते हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 8 के अंदर क्या बोलते हैं कि एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज इन अंडर दिस एक्ट रूल मेड देयर अंडर द फॉलोइंग नेम्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 49(8) के अंदर कि हर एक पर्सन को जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ गई है उसको टैक्स पे करना है, डिस्चार्ज करना है। ऐसे में वो खुद से ही सेल्फ असेस करके टैक्स को पे करे, या ऑटोमेटिक जो ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो पे करे। कोई भी डिमांड या पेबल आ रहा है या डिमांड आ रही है उसको 73-74 के अंदर भी वो भी उसके अकॉर्डिंग भी अपना डिटेल्स को फर्निश करे। अब हम आरसीएम वाले प्रोविजन के बारे में समझते हैं। अब तो समझ में आ गया कि भाई आरसीएम में अगर लायबिलिटी आ गई तो आरसीएम में क्या क्या करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, R1 3B 2A 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आईडीसी आनी चाहिए। अब समझते हैं कि आरसीएम का प्रोविजन कौन सा है। तो आरसीएम का प्रोविजन यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है। पहला प्रोविजन यहाँ बोलता है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द MP GST एक्ट 2017 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज of the supply goods and services receive or both the tax on which shall be paid on reverse charge basis by recipient of such goods and services or both. All provision of this act shall apply to the recipient if he is person liable to paying tax in relation to the supply of goods or services or both. यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर पर्सन को, जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, यानी रिसिपेंट, स्पेसिफाई गुड्स एंड सर्विसेज को जो रिसीव कर रहा है वो पर्सन, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी और उस पर्सन को उस सप्लाई के रिलेशन में जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज ली है उसको यहाँ पे टैक्स पे करना है आरसीएम बेसिस पे, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे।
नोटिफिकेशन नंबर 13/17 का सीरियल नंबर 5 देख सकते हो। सीरियल नंबर 5 में क्या कहता है कि सर्विस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस स्पेसिफाई बिलो सर्विस बाय डिपार्टमेंट पोस्ट वे ऑफ ऑफिस एनडीए सर्विस इन रिलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इस नोटिफिकेशन नंबर 13/17 जो है वो रिवर्स चार्ज का है, जहाँ पे स्पेसिफाई गुड्स है। यहाँ बोलते हैं कि अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। किसको की जा रही है, एक बिजनेस एंटिटी को। अब बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो इससे कोई मतलब नहीं। जब आरसीएम की लायबिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिक उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्योरशोल्ड लिमिट भूलना होगा। जो हमारे पास थ्योरशोल्ड लिमिट है 20 लाख की और 40 लाख की। 20 लाख का सर्विस के केस में और 40 लाख का गुड्स के केस में थ्योरशोल्ड लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट को क्रॉस हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाए तो ये लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। उस केस में अगर 1 रुपए की भी लायबिलिटी आ गई तो भी आपकी अगर टर्नओवर कम है, 1 रुपए की भी टर्नओवर है तो भी आपको यहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा आरसीएम के अंदर। यहाँ पे कुछ सर्विसेज बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस अगर दे रही है किसको, एक बिजनेस एंटिटी को, कुछ सर्विस को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रही हो तो उसको छोड़ के, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस को सर्विस दे रही है उसको छोड़ के, इसके अलावा अगर बिजनेस एंटिटी को छोड़ दे रही है सर्विस तो उस केस में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन सा हो गया, सप्लायर ऑफ सर्विस जो हो गई वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यूनियन अथॉरिटी हो गई। किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन को कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो उस केस में उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी रॉयल्टी की जो सर्विस, रॉयल्टी जो परचेज कर रहा है यहाँ पे पर्सन माइनिंग के लिए, उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 11/17 सेंट्रल टैक्सेस कवर 17 नंबर अमेंडेड बाय द ये लीजिंग सर्विस फॉर राइट मिनरल्स इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 17। तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 11/17, उसके अंदर पॉइंट नंबर 17 कवर किया गया है और ये अमेंड किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 27/18 के द्वारा, जो कि 31/12 को इशू हुआ है। इसके अंदर एंट्री नंबर 17 को इंसर्ट किया गया था, जहां पे बोला था कि अगर लीजिंग रेंटिंग विद या विदाउट ऑपरेटर सर्विस दिया जाएगा तो उस केस पे जीएसटी रेट 18% होगा। तो ये जो अपना मिनरल्स वाला है, लाइसेंस दे रही है, लीजिंग सर्विस दे रही है या राइट्स दे रही है यूज करने के लिए मिनरल्स का, तो इसके ऊपर भी 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रेट तो 18% क्लियर होगी भाई, रॉयल्टी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 18%, यानी यहाँ पर रेट की बात कर दी गई है कि रॉयल्टी के ऊपर 18% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर सर्विस दी जा रही है बाई वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स तो उस केस में जीएसटी रेट 18% एप्लीकेबल है और इसका अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से कर दिया गया था, ठीक है। तो 18% जीएसटी इसके अकॉर्डिंग लगेगा। और जो एडवांस रूलिंग है अपील अथॉरिटी की, बहुत सारी अपील अथॉरिटी ने इशू किया, वो भी इसके ऊपर 18% का ही इन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल किया है। आप उड़ीसा का जो एडवांस रूलिंग है वो भी देख सकते हो आप, 18% जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया है। तो बेसिकली इस पे जो टैक्स लगेगा वो 18% रिवर्स चार्ज के बेसिस पे लगेगा। रिवर्स चार्ज समझ गए कैसे अप्लाई हुआ। रिवर्स चार्ज मैंने बता दिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 यही बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो स्पेसिफाई गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील कर रहा है जो आरसीएम के अंदर है तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा और रिसिपेंट ही टैक्स पे करेगा, यानी जो रॉयल्टी परचेज कर रहा है वही टैक्स पे करेगा। और रिवर्स चार्ज कौन से कहाँ पे कवर है, यहाँ पे कवर है पॉइंट नंबर 5 के अंदर, नोटिफिकेशन नंबर 13/17 के अंदर, जहाँ बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट से आप कोई सर्विस ले रहे हो बिजनेस एंटिटी, चाहे वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, यहाँ पे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड की बात नहीं की, बिजनेस एंटिटी मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो खरीद रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, यानी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो उस केस में उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेक्शन 50 भी अप्लाई होगा। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बनेगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। 74 के अंदर ये डिमांड की रिकवरी कर रहे हैं जो टैक्स अमाउंट बन रहा है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की भी एप्लीकेबिलिटी लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिमांड आया वो तो टैक्स भरना ही है जो डिमांड आया, साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी और पेनल्टी की एप्लीकेबिलिटी आती है एज पर लॉ, ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स अमाउंट पे कर देते हो, ठीक है, जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग टैक्स अमाउंट पे कर देते हो, तो एक स्कीम है सेक्शन 128A का, उस स्कीम के अंदर क्या होता है वेवर आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपकी डिमांड नोटिस आई है ना
उसके अंदर वेवर अप्लाई कर सकते हो। ये डिमांड नोटिस ये देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में दिया आपने। अगर आपको सेक्शन 73 या 74 में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो और SPL 02 का फ़ायदा उठा सकते हो। हालांकि ये जो नोटिस है वो नॉर्मल नोटिस है, नॉर्मल शो कोज नोटिस दिया हुआ है। आप चाहो तो टैक्स अमाउंट भर लो, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए आप माफ़ी मांग सकते हो। अगर बाद में वो आपसे रिकवरी करते हैं 73 या 74 के अंदर, अगर वो आपको कोई नोटिस देते हैं, हालांकि DRC 01 है जहाँ पे इन्होंने 73 या 74 के अंदर नोटिस नहीं दिया हुआ है, रिकवरी करते हो उस सेक्शन में डाल के, तो उस केस में आप SPL 02 डाल के वेवर ले सकते हो। हालांकि वेवर के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वैसे इसमें एज पर लॉ जो है वो वेवर और इंटरेस्ट पेनल्टी का नहीं है, लेकिन जो स्कीम आई है उस स्कीम के अंदर 128A के अंदर, हालांकि वो जो स्कीम है वो 73 या 74 के अंदर है, ये नॉर्मल केस में अप्लाई नहीं होगा। आप अपने रिप्लाई में पॉइंट्स को लिख सकते हो, लेकिन ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है उसको कंसीडर करता है या नहीं। हो सकता है आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाए। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।